बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम हाजिर हो गए ऑनलाइन लेक्चर्स में। ऑनलाइन लेक्चर नंबर 10। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने टॉपिक किया हुआ था टॉपिक नंबर 4.6, पेज नंबर 115, क्लास 9 फिजिक्स बुक, पेज नंबर 115, टॉपिक नंबर 4.6 कपल। हमने कल कपल के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, ठीक है, कि एक्चुअली कपल है क्या चीज़, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कपल आम क्या है, हम डेली लाइफ में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को इस में होमवर्क भी दिया था कि आप लोग इस पे होमवर्क कर ले, इसे लर्न कर दे और फिर इसके ऊपर अपने डेली लाइफ में जो जो एग्जाम्पल है वो भी आप लोग कर ले, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पहले आते हैं कि दोबारा हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों का किसी पॉइंट में भी मसला हो ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा बेटा, हमने स्टार्ट किया हुआ था कपल, ठीक है, कि कपल क्या चीज़ है, कपल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कपल हमारे साथ दो फोर्सेस पे मुश्तमिल होता है जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, और मैग्नीट्यूड में जब बराबर होते हैं लेकिन इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो चेंज है। मतलब एक अगर अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है, एक अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है। अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब ये हो गया कि एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, दूसरे के साथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, एक लेफ्ट दूसरा राइट। A couple consists of two forces that are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। फिर हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, और इसकी डिफिनीशन जो है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स, दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑन ए बॉडी कंस्टिट्यूट ए कपल। एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑन ए बॉडी, डिफरेंट लाइन का मतलब क्या है, डिफरेंट लाइन का मतलब ये है कि हम आप लोग एग्जांपल ले ली, कार का स्टीयरिंग व्हील ले ली, ठीक है। कार के स्टीयरिंग व्हील की तरफ अगर जब आप लोग देख ले, ठीक है, तो वहां पे एक साइड पे जो होता है, ठीक है, एक साइड पे आप लोग फोर्स अप्लाई कर ले, ठीक है, अपवर्ड की तरफ, दूसरे साइड पे आप लोग डाउनवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई कर ले, ठीक है। तो अब डिफरेंट लाइंस पे आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। बुक के पेज नंबर 116 की तरफ अगर आप लोग देखते तो यहाँ पे कार का जो स्टीयरिंग दिया गया है या बाइसाइकिल पैडल दिया गया है, ठीक है, या सिंपल पेज नंबर 115 पे फिगर की तरफ देखते, फिगर के पास तो नंबर नहीं है लेकिन कपल के साथ जो स्टार्ट में फिगर दिया गया है टायर का, ठीक है, इसके जरिए हम नट को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एक है अपवर्ड दूसरा है डाउनवर्ड, लेकिन दोनों का डायरेक्शन चेंज है। जब दोनों का डायरेक्शन चेंज है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे कपल क्रिएट हो जाएगा। जब कपल क्रिएट हो जाए तो ये नेट ओपन हो जाए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कपल। फिर मैंने एक और बात आप लोगों को बताई थी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो। इस पॉइंट पे भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल, हम बात करें रिजल्टेंट फोर्स की, ठीक है। कपल में दो फोर्सेस यूज होते हैं, ठीक है। इन दो फोर्सेस का जब हम रिजल्टेंट ले ली तो वो रिजल्टेंट जीरो आएगा। रिजल्टेंट क्यों जीरो आएगा, क्योंकि दो इक्वल फोर्सेस हैं, टू इक्वल फोर्सेस है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब दो इक्वल फोर्सेस आ जाए और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वहां पे उस फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, लेकिन कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। इसकी वजह से रोटेशन क्रिएट होगी, इज ए पेवर मोमेंट, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगी, रोटेशन क्रिएट होगी, मतलब टार्क क्रिएट होगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो सकता है लेकिन रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, लेकिन कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं हो सकता, उसके जरिए मोमेंट क्रिएट होगा, टार्क क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरी बात ये, कपल डज नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन बट इट कैन प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। कपल हमारे साथ ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं कर सकता, ये हमारे साथ रोटेटरी मोशन क्रिएट करता है। फिर इसके बाद हमारे साथ आ गया कपल आर्म, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म।
एग्जांपल मैंने दिया था टर्निंग स्टीयरिंग व्हील या एक्सर्टिंग फोर्स ऑन बाईसाइकिल पेडल, ठीक है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अच्छा बेटा, आज हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 4.7 इक्विलिब्रियम, पेज नंबर 116। आप अपने बुक के पेज नंबर 116 ओपन कर ले। टॉपिक नंबर 4.7 इक्विलिब्रियम, टॉपिक नंबर 4.7 इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। अच्छा, इक्विलिब्रियम है क्या चीज़ एक्चुअली, ठीक है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये बैलेंस है, ये ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, तो हम इस इक्विलिब्रियम कहते हैं, उस इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम है क्या चीज़, ठीक है। आप लोग देखते हैं ना कि हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर ले तो उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट होता है, रोटेटरी मोशन क्रिएट होता है। अब ये रोटेटरी मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन जब क्रिएट होता है तो किस चीज़ की वजह से क्रिएट होता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे और पोजीशन ऑफ फोर्स के। हम फोर्स किस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, हम कौन से पॉइंट पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फोर्स अप्लाइड होने की वजह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट में या ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट होगा या रोटेटरी मोशन क्रिएट होगा, ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई कर दें तो ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट होगा, ठीक है। अगर हम एक साइड पे फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट में रोटेटरी मोशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम आते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज़, ठीक है, कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे साथ इक्वल फोर्स अप्लाई हो जाए, ठीक है, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे। जब एक दूसरे को बैलेंस कर दे और ऑब्जेक्ट ना ट्रांसलेटरी मोशन करे ना रोटेटरी मोशन करे, ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख लिया, मोबाइल फोन की तरफ देख लिया, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब आप लोगों के जहन में ये तो आएगा कि रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट हो तो वो तो बैलेंस हो गया, वो तो इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब वो टेबल पे पड़ा है तो एक टेबल का फोर्स है अपवर्ड की तरफ, दूसरा इस बुक का वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ है। दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, इस बैलेंस होने की वजह से ये बुक टेबल पे पड़ा है, ये नीचे की तरफ नहीं जा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लोगों के जहन में ये तो आया होगा कि रेस्ट का तो हमें समझ आया कि रेस्ट तो हमारे साथ ये बुक जो है टेबल पे पड़ा है, ये चेयर यहाँ पे पड़ा है, या कोई और चीज़ बैग टेबल पे पड़ा है, मोबाइल फ़ोन है ये जो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो दो फोर्सेस है, एक है अपवर्ड फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहे, मतलब यहाँ पे मैंने ये बुक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बुक पे जो टेबल फोर्स अप्लाई करे वो अपवर्ड के डायरेक्शन में है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और दूसरा हमारे साथ एक फोर्स है जिसे हम वेट कहते हैं। वो वेट किस चीज़ की वजह से है, ऑब्जेक्ट क्या जो बुक है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने बुक को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। इस बुक का जो वेट है नॉर्मल फोर्स और इस वेट ने एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, जब इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रह गया। अब आपके जहन में तो ये आया होगा, रेस्ट का तो हमें समझ आया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कि हम सिंपल ये एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग अर्थ के रोटेशन की तरफ देख ले, किस चीज़ की तरफ, अर्थ के रोटेशन की तरफ देख ले कि अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, किस चीज़ के से इर्द गिर्द, अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सन के इर्द गिर्द, किस चीज के, सन के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्पिनिंग मोशन भी कर रही है, अपने एक्सिस से स्पिनिंग मोशन भी कर रही है, ठीक है। अब अर्थ का ये जो स्पीड है, ये सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, क्या है, वो यूनिफॉर्म है। जब वो स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसी वजह से हम महसूस नहीं कर सकते अर्थ के ऊपर, हम इजीली चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्यों परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। इसी तरह अगर आप लोग एक ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा हो, ठीक है, अब उस यूनिफॉर्म स्पीड जाने की वजह से, उस यूनिफॉर्म स्पीड की जाने की वजह से यहाँ पे
जो आप लोगों के साथ मतलब उस बस के अंदर या कार के अंदर या ट्रेन के अंदर आप लोग वॉक करना चाहे या कुछ और काम करना चाहे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहा है। अगर उसके मोशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो चेंजेस आने की वजह से हमारे साथ जो होगा फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट डिफाइन हम किस तरह कर सकते हैं? व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस द बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर एक ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो जाए और ना उसके रेस्ट में चेंज आ जाए ना उसकी यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, When a body does not change state of rest or of uniform motion, एक ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, अब उस पे हम नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर ले, बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और ना उसके ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज आए ना रोटेटरी मोशन में चेंज आए ना उसके या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रह जाए, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे एक हमने एक पत्थर लिए हुए, एक चट्टान लिए हुए है, ठीक है, उस पे हम फोर्स अप्लाई करें एक साइड से भी दूसरी साइड पे से, मतलब 5 बंदे हैं वो उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। क्यों हिल नहीं रहा है? क्योंकि उस पे नंबर ऑफ फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन उसका जो वेट है वो ग्रेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू आवर फोर्सेस, ठीक है, तो अब इसका जो वेट ग्रेटर है और हमारा फोर्स जो है वो लेस है, इसी वजह से ये पत्थर या ये चट्टान जो है वो अपनी जगह पर ही है, उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं होता। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में पे हमारे साथ नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो जाए, ठीक है, ना उस ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आ जाए या ना उसके रेस्ट में चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम को हम और किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द स्टेट ऑफ a body in which the under the action of several forces acting together there is no change in translatory motion as well as rotatory motion. The state of a body in which under the action of several forces acting together, ऑब्जेक्ट की वो स्टेट का मतलब क्या, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो या रोटेटरी मोशन हो, ठीक है, या स्टेट ऑफ ए बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, ऑब्जेक्ट की वो स्टेट जिस पे सेवरल मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो जाए, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग कर ले, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन, ना उसकी ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज आ रहे ना उसके रोटेटरी मोशन में चेंज आ रहे, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में जब चेंज आता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट की फोर्स लगने की वजह से आ रहा है, ठीक है, या रोटेटरी मोशन में जब चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई हो जाए और ऑब्जेक्ट में टार्क क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो उसी वजह से रोटेटरी मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के साथ ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो जाए ना उसके ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज आ रहा हो ना उसकी रोटेटरी मोशन में चेंज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस चीज में है? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। एग्जांपल क्या है? ए बुक प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर हमने बुक रखा हुआ है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जब तक आप इस पे फोर्स अप्लाई ना करें या ये टेबल टूट ना जाए, ठीक है, या कोई और फोर्स मतलब एयर रेजिस्टेंस आ जाए इस बुक को टेबल से नीचे गिरा दे, जब तक आप लोगों ने इस पे फोर्स अप्लाई नहीं किया है तब तक ये बुक टेबल पर ही रहेगा। ठीक है, ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक गाड़ी जो है वो लेट सपोज 3 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ना उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, ठीक है, ना उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, बिल्कुल बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, कार इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, याद रखिए कि एक कार अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर ली और उसका जो स्पीड हो वो सेम हो तो आप लोग उस कार में चल भी सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप भी लगा सकते हैं इजीली, ठीक है, आप लोग हिलोगे नहीं, ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे आप लोग इक्विलिब्रियम में है, आप लोगों का जो बॉडी है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, अच्छा बेटा, इक्विलिब्रियम के बारे में तो मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिए, ठीक है, कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है, अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के लिए हमारे साथ दो कंडीशंस है,
याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये दो कंडीशन आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग को इक्विलिब्रियम का जो अलिफ बे है उससे भी आप लोग का कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। याद रखिए, मैं एक और बात भी आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ओबे नहीं होता तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, सेकंड कंडीशन में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये पॉइंट अपने जहन में याद रखिए कि अगर ये दो कंडीशन ओबे नहीं होते तो हमारे साथ ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, if the vector sum of all the forces acting on a body is zero, then the first condition of equilibrium is satisfied. If the vector sum of all the forces acting on the body is zero, अगर एक ऑब्जेक्ट में वेक्टर सम मतलब हम फोर्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस यूनिट के स्टार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कि हम फोर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस पर हमने पढ़ा था। एडिशन ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि लेट्स सपोज 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, इसकी हमने वेक्टर्स ड्रा किए थे पेज नंबर 102 फिगर नंबर 4.3 की तरह। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने वेक्टर के जरिए फोर्स को ऐड कर किया था। ठीक है, कि वेक्टर के जरिए हम फोर्सेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे वेक्टर का लफ्ज दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम यहाँ पे वेक्टर सम लेते हैं। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सैटिस्फाइड। अगर ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, बरस करे यहाँ पे ये बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, या लेट सपोज आप एक एग्जांपल ले लें कि एक कार एक जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बंदा आगे से फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा बंदा पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब दो बंदे आगे से दो पीछे से। ठीक है, अब उस पे ये फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं। ठीक है, कार पे फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो फोर्सेस है वो सेम है, दोनों का फोर्सेस क्या है, सेम है। अब आप लोग उसका जो एडिशन करें, एडिशन आप फोर्सेस करें, मतलब उन फोर्सेस को जब आप लोग ऐड करें तो उसका जो समेशन होगा वो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेस है। दोनों क्या है, दोनों अपोजिट फोर्सेस है। ठीक है, जब दोनों अपोजिट फोर्स है तो अपोजिट फोर्स होने की वजह से, अपोजिट फोर्स होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे अपोजिट फोर्स होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने की वजह से हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्सेस क्या है, ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन अपने जहन में याद रखें, द वेक्टर सम ऑफ ऑल the forces acting on a body is zero. If the vector sum of all the forces acting on the body is zero, is called first condition of equilibrium. अगर वेक्टर सम ऑफ सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा अगर वो जीरो के बराबर हो जाए तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे साथ सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैथमेटिकली हम किस तरह इसे राइट कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसे राइट कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हम किस तरह राइट कर सकते हैं, एफ नेट, अगर हम टोटल फोर्स ले लें, लेट्स सपोज F1 प्लस F2 अप टू n नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे साथ आ जाए। ठीक है, लेट्स सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे साथ आ गए। ठीक है, F1 F2 F3 F4 F5 अप टू Fn नंबर ऑफ फोर्सेस आ जाए। ठीक है, अब इन सारे नंबर ऑफ फोर्सेस को जब हम ऐड कर दें और इसके समेशन से हमारे साथ जीरो आ जाए, इसके समेशन से जीरो आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन ओबे करे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अबाउट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की वजह से है, द बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और द बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। या ऑब्जेक्ट तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो जाए। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के साथ 10 नंबर ऑफ फोर्सेस है,
11 नंबर ऑफ फोर्सेस है, 1000 नंबर ऑफ फोर्स है, लेट्स सपोज हम n नंबर ऑफ लेते हैं, ठीक है, F1 F2 अप टू Fn मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। आप लोग देख लें यहाँ पे एफ नेट का मतलब टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अप टू Fn। अब जब परस्पर ये भी 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, अब इसी के साथ साथ दूसरे साइड से भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उसकी वजह से हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो जब इन सारों को हम ऐड कर दें तो इसका जो समेशन आएगा, जब इन सारों को ऐड कर दो इससे 0 न्यूटन फोर्स आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे कर दिया, ठीक है। या एफ नेट इज इक्वल टू, हम इसे इस तरह भी राइट कर सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू 1, एफ आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू एन का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग देख लें कि f के साथ भी i मौजूद है, f के साथ भी i मौजूद है। यहाँ पे आप देख ले f1 से स्टार्ट है तो आप i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है अप टू i इज इक्वल टू n, लास्ट नंबर क्या है, अप टू n नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो कोर्स स्टार्ट है समेशन, ये सिंबल जो है वो आप लोगों को नजर आ रही है, तो ये सिंबल है समेशन की, ठीक है। तो f1 से लेकर fn तक, f1 से लेकर Fn तक जितना फोर्सेस है उसे आप ऐड कर दे और उसकी एडिशन से, उसके समेशन से, समेशन या एडिशन एक ही बात है, ठीक है, उसके समेशन या एडिशन से 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ओबे हो जाएगा। अब आते एक और पॉइंट के फर्स्ट कंडीशन हमारे साथ है ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम, मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन एक ऑब्जेक्ट में ओबे हो जाए तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या वो लीनियर मोशन करेगा, लीनियर या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का मतलब स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी के साथ वो मोशन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे साथ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन है किस चीज के बारे में, याद रखिए कि फर्स्ट कंडीशन हमारे साथ है फोर्स के लिए, सेकंड कंडीशन हमारे साथ है टार्क के लिए। सेकंड कंडीशन किस चीज के लिए है, टार्क के लिए। हम किस तरह राइट कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर एक ऑब्जेक्ट पे जितना टार्क एक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज टार्क या एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे टार्क नंबर ऑफ टार्क रिलेट कर रहे एक्टिंग कर रही है, परस करे टा1 टा2 टा3 अप टू टा n नंबर ऑफ टार्क एक्टिंग कर रही है, और इसको हम 8 कर ले, इसको हम क्या कर दे, 8 कर दे, और लास्ट में हमारे साथ 0 आ जाए, इसके समेशन से हमारे साथ 0 आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन हमारे साथ टार्क के बारे में है, फर्स्ट कंडीशन हमारे साथ फोर्स के बारे में है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम टार्क को ऐड करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में हम फोर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल द टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अगर एक ऑब्जेक्ट हम रखते एक खास एक्सिस पे तो क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क को बैलेंस कर दे, क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो किस तरह होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा, टा नेट इज इक्वल टू टा1 प्लस टा2 टा3 टा4 टा5 अप टू टा n, मतलब इन नंबर ऑफ टार्क्स हमारे साथ होते हैं, ठीक है। अब जब इन नंबर ऑफ टार्क्स हमारे साथ होते हैं, ठीक है, तो इन नंबर ऑफ टार्क होने की वजह से जब हम इसे ऐड कर दे तो लास्ट में क्या आती है, लास्ट में 0 आती है, ठीक है। क्यों 0 आती है, क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे को बैलेंस कर दे तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस चीज में है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसी तरह समेशन ऑफ नेट टार्क का मतलब टोटल टार्क इज इक्वल टू 0। नेट टार्क हमारे साथ क्या आएगा, 0 आएगा। याद रखिए कि जब आपके साथ नेट टार्क 0 आ जाए और नेट फोर्स 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। अदरवाइज अगर आप लोगों के साथ आ जाए नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टार्क 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टार्क 0 नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर नेट टार्क 0 है और नेट फोर्स 0 नहीं है तो ऑब्जेक्ट फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर नेट फोर्स
जीरो है और नेट टार्क जीरो नहीं है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन मस्ट होने चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन मस्ट होने चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड रोटेशन इक्विलिब्रियम, वहां पे हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे साथ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अबाउट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, या फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड कर रही है। यहाँ पे हमने राइट किया हुआ है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड रोटेशन इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन जो है वो रोटेशन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड करती है। अब यहाँ पे रोटेशन क्यों है, वहां पे ट्रांसलेशन क्यों है, तो हम जब भी, अगर आप लोगों को याद हो तो हम टार्क के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। जब मैं टार्क को डिफाइन कर रहा था तो उसी टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया कि टार्क जो हमारे साथ मौजूद है, क्या टार्क जो हमारे साथ मौजूद है, टार्क में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि जब एक ऑब्जेक्ट पे आप लोग फोर्स अप्लाई कर दे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास में, तो ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे टार्क एक कर रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में रोटेशन मोशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट फोर्स के बारे में है, तो फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट पे लग जाए तो ऑब्जेक्ट में कौन सी इक्विलिब्रियम क्रिएट होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्रिएट होगी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड रोटेशन इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन जो है वो रोटेशन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड कर रही है। अब रोटेशन इक्विलिब्रियम को किस तरह से सेटिस्फाइड करें, क्योंकि नेट टार्क हमारे साथ जीरो है। नेट टार्क का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एक खास एक्सिस से रोटेट होगा। जब ऑब्जेक्ट एक खास एक्सिस से रोटेट हो जाए तो इसमें जो नेट टार्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज टार्क को बराबर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क का। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। द बॉडी विल बी एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। इन बोथ केसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, दोनों केसेस में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन सर्कल की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगी, मतलब सर्कुलर मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है, मतलब हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होती है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या होगी, जीरो होगी। अब जाहिर सी बात है जब फोर्स हमारे साथ जीरो हो जाए, ठीक है, फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो F इज इक्वल टू एम ए। जब फोर्स जीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, अगर हमें कंप्लीट इक्विलिब्रियम चाहिए तो हमारे साथ दोनों कंडीशन मस्ट होने चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लिए फर्स्ट कंडीशन का ये एग्जांपल है कि ये हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है, इस ब्लॉक का पे एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, तो ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है। या यहाँ पे आप लोग देख लें कि एक पेड़ पे एक खास ऑब्जेक्ट पे हमने ये रॉड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये रॉड जो है बैलेंस है, क्यों बैलेंस है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टार्क बराबर है, ठीक है। ये था हमारे साथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखिए कि फर्स्ट कंडीशन में हम फोर्सेस को ऐड करते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और सेकंड कंडीशन में टार्क को हम ऐड करते हैं, समेशन ऑफ ऑल टार्क इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है, ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम में होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे बुक में जो पेज नंबर 117 पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कह सकते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेड दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज moment take about the pivot must be equal to the sum of anti-clockwise moment take about the same pivot. Second condition of equilibrium can also be stated as principle of moments. यहाँ पे आप देख लें कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिवट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिवट कहते हैं।
अब क्लॉकवाइज टार्क वो बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज को, तो हम क्या कहते हैं, इसे सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, या हम इसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेट दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, मोमेंट का मतलब क्या, टार्क, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स टेक अबाउट द पिवट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टेक अबाउट द सेम पिवट। यहाँ पे मोमेंट्स का मतलब क्या है, मोमेंट का मतलब है टार्क, sum of clockwise charge taken about the pivot, sum of clockwise मतलब clockwise चार्ज, यहाँ पे हमारे साथ क्लॉकवाइज साइड पे जितना टार्क आया है इसे आप लोग ऐड कर दे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज पे जितना टार्क आया हुआ है इसे आप लोग ऐड कर दे, ठीक है, तो हमारे साथ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, या इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। याद रखिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बंदा इसमें कंफ्यूज होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या कोई आपसे पूछे कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, आप बता दें कि ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। बस दफा इंसान को कंफ्यूज करने के लिए ये यूज कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, ठीक है, या प्रिंसिपल सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बता दी, या आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बता दें, ठीक है, तो फिर बंदा कंफ्यूज होता है कि सेकंड कंडीशन तो मैंने बता दिया, अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या है, तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, consider a meter rod having different weights suspending to it. The meter rod is balanced because clockwise charge is equal to anti-clockwise. Let's suppose हमने एक मीटर रॉड लिया हुआ है, ठीक है, इस पे हमने वेट सस्पेंड किए हुए हैं, ठीक है, एक रॉड है जिसके जरिए हमने वेट्स को सस्पेंड किए हुए हैं, ठीक है। मीटर रॉड जो है वो बैलेंस है क्योंकि क्लॉकवाइज चार्ज बराबर है वो एंटी क्लॉकवाइज के। मैथमेटिकली हम किस तरह राइट कर सकते हैं, लेट्स सपोज समेशन ऑफ आई टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। अब यहाँ पे इस बैलेंस की तरफ आप लोग देख लें कि यहाँ पे एक ये पिवट है, पिवट से एक साइड पे 3 मीटर पे हमने एक वेट रखा हुआ है, वेट कितना है 30 न्यूटन है। दूसरा हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे 10 न्यूटन वेट रखा हुआ है, और 4 मीटर के डिस्टेंस पे 20 न्यूटन वेट रखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों ने क्लॉकवाइज टार्क ने एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस किए हुए, ठीक है। अब मैथमेटिकली हम इसे किस तरह शो कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम किस तरह राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, यहाँ पे आप देख ले 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, क्लॉकवाइज टार्क की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे हमारे साथ जो वेट है वो 10 न्यूटन है, और कौन सी डिस्टेंस पे है, वो है 1 मीटर पे, ठीक है। तो टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। तो फोर्स या वेट एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, याद रखिए कि वेट भी हमारे साथ फोर्स है, तो फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन, फोर्स कितना दिया गया है 10 न्यूटन, और 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है, प्लस समेशन ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख ले कि यहाँ पे दूसरा जो वेट दिया गया है वो 20 न्यूटन है, और 20 न्यूटन को 4 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, 20 न्यूटन को 4 मीटर पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो प्लस 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे W मल्टीप्लाई बाय RW मल्टीप्लाई बाय डी भी हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर प्लस 80 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज साइड पे जो वेट है वो वेट दिया गया है 30 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना, सॉरी डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, वो है 3 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दे 30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो बन जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। अब 10 न्यूटन मीटर प्लस 80 न्यूटन मीटर आपके साथ बन जाएगा 90 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 90 न्यूटन मीटर। अब क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज का, आप लोगों के सामने है कि क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो गया एंटी क्लॉकवाइज के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिसका भी क्वेश्चन हो पूछ ले शाबाश। जुबैर बेटा आप अपना माइक अनम्यूट कर, शाबाश। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर जी जो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है ये थोड़ा सा रिपीट करवाएं। कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड? यस सर। फर्स्ट या सेकंड?
सर जी इसमें थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ, दोनों दोनों करवा अच्छा, दीजिए। दोनों बता दो। फर्स्ट कंडीशन में बेटा हम बात करें फोर्स की कि समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब सारे फोर्सेस को जब हम ऐड कर ले, ठीक है, और उसकी एडिशन से जीरो आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम बात करें टार्क की कि हम सारे टार्क को क्या कर दे, ऐड कर दें, सारे टार्क को हम क्या कर दें, ऐड कर दे, और उससे जीरो आ जाए तो ये हमारे साथ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर बेटा? यस सर। ओके। मामून बेटा आप थैंक अपना माइक अनम्यूट करें। सर ये फर्स्ट कंडीशन के फिगर पर जरा समझा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन के फिगर पे समझा दूं। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, फर्स्ट कंडीशन का जो फिगर है मैंने आप लोगों को एक ब्लॉक का बता दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे जो आप देख ले कि एक अपवर्ड की तरफ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक डाउनवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ देख ले बेटा, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख ले, ये ब्लॉक नजर आ रहा है। यस सर। एक अपवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक डाउनवर्ड की तरफ, नजर आ रहा है बेटा? यस सर, नजर आ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेट सपोज अपवर्ड भी 10 न्यूटन फोर्स है और डाउनवर्ड भी 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, तो ये 0 न्यूटन बन जाएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्सेस जब 0 आ जाए तो वो फर्स्ट कंडीशन ओबे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अजान बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। सर उस फार्मूला में तो है कि इनके एडिशन से जीरो आएगा, आपने तो अभी माइनस किया है। अच्छा बेटा, तो माइनस हम किस चीज की वजह से लेते हैं, माइनस हम डायरेक्शन की वजह से लेते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई बाय माइनस से क्या आता है? ठीक है सर। क्लियर? सर ये जी। इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन के बारे में जरा समझाइए। अच्छा समझा दूंगा, ठीक है बेटा, देख लिए। समेशन, सॉरी, the state of a body in which under the action of several forces acting together there is no change in translatory motion as well as rotatory motion is called equilibrium। अगर एक ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो जाए और वो ऑब्जेक्ट ना ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज आ जाए ना रोटेटरी मोशन में चेंज आ जाए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हम ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। क्लियर बेटा? थैंक यू। वेलकम। जवेरिया बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर थोड़ा एंगुलर एक्सीलरेशन का समझाएं। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये है बेटा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो एंगल चेंज हो रही कंटिन्यूस है, यस ठीक है। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगी उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर? अलीना बेटा, अलीहा बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। सर ये सेकंड नंबर कंडीशन के फिगर का थोड़ा समझाए। अच्छा बेटा, देख लिए अपने स्क्रीन की तरफ। सेकंड कंडीशन के फिगर की तरफ देख लिए कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क।